स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शो जो है वो आपका शो है, आप आम निवेशकों, आम दर्शकों का शो है, जिसमें हम आज के बाजार का ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और इसके हिसाब से कल आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में पूरी तस्वीर खींचते हैं। हमारे साथ दर्शकों के सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिस पर भरोसेमंद सलाह देते हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन अपने सवाल इस शो में शामिल कैसे कराएं वो तरीका जान लीजिए। स्क्रीन पर ये जो नंबर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। जब भी सवाल भेजिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। अगर आप सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं तो हैशटैग केकेटी यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल इन प्लेटफॉर्म्स पर लिखिए और जब भी सवाल भेजिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और आज के शो में हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। हेड से राहुल घोष जुड़ेंगे और हमारे साथ इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट निमेश ठाकर साहब भी जुड़ेंगे। और चलिए सबसे पहले बाजार का ब्यौरा ले लेते हैं। आज के बाजार के एक्शन को बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पूजा, बताएं बाजार में आज दिन भर किस तरह की हलचल रही, क्या एक्शन नजर आया? रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंचकर आज बाजार टूटा और हमने देखा कि निफ्टी 19,500 की भी पार निकल चुका था, लेकिन ऊपरी स्तरों से करीब 70 अंक गिरकर, और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से करीब 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमने बैंक निफ्टी में भी देखी और आज दबाव बनाने का काम किया। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो मेटल और इसके अलावा बैंकों से आज दबाव देखने को मिला और सरकारी बैंकों ने भी आज दबाव बनाने का काम किया। वहीं आज सपोर्ट मिला है ऑटो स्टॉक्स से, कंज्यूमर ड्यूरेबल से और पावर और एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने देखा कि आज अच्छी तेजी देखने को मिली, तो वहां से बाजार को सहारा मिलने का काम हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो मजबूती थी सन फार्मा में करीब 3% ऊपर, ऑटो स्टॉक्स में शानदार तेजी थी। अब मॉनसून अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, उसके चलते हम देख रहे थे कि ऑटो एफएमसीजी स्टॉक्स चल रहे थे और आयशर में भी हमने तेजी देखी। टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, मारुति सुजुकी में अभी अच्छी तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर गिरने वाले शेयरों पे बात करें तो निफ्टी का टॉप लूजर था आज यूपीएल, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की बड़ी ग्लोबल एग्रोकेमिकल प्लेयर की तरफ से गाइडेंस में कमी की गई, एफएमसी की तरफ से आय और रेवेन्यू गाइडेंस में कमी की गई, जिसके चलते आज हमने देखा कि एग्रोकेम कंपनियां दबाव के साथ कारोबार कर रही थी। दीपक नाइट्राइट और पीआई इंडस्ट्रीज में भी हमने दबाव देखा और यूपीएल था आज का टॉप निफ्टी लूजर। इसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक और एक्सिस बैंक भी दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट बेहद पॉजिटिव नजर आ रहा था। मिड कैप शेयरों में आज कुछ खबरों के चलते शानदार एक्शन देखने को मिला है। इसमें अगर हम कुछ मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो आज हमने देखा कि एबीबी में आज अच्छी मजबूती थी और इसके अलावा पॉलीकैप करीब 6% ऊपर था। इंडिया मार्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डिक्सन टेक में आज अच्छी मजबूती थी मिड कैप स्पेस से। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो नवीन फ्लोराइन, दीपक नाइट्राइट, डालमिया भारत, इमामी लिमिटेड जैसी कंपनियों में आज दबाव देखने को मिला। डिफरेंस स्टॉक्स में आज शानदार एक्शन दिखा और हमने देखा कि मजगा और डॉग भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स में 10 से 14% तक की तेजी थी। वहीं कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच भी करीब 8 से 12% चले। इसके अलावा हमने देखा कि कार ट्रेड के स्टॉक में 15% की बढ़त देखने को मिली। ओएलएक्स के साथ कंपनी ने डील का ऐलान किया, उसके बाद यहाँ पर भी हमने शानदार तेजी देखी और पीबीसीएल भी आज मिड कैप स्टॉक में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा था। यहाँ पर कंपनी के नतीजे भी आए और क्षमता विस्तार के ऐलान के बाद भी हमने देखा कि 5% की तेजी करीब यहाँ इस स्टॉक में भी देखने को मिली। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज शानदार था, लेकिन इंडाइसेस आज रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंचकर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और एक प्रॉफिट बुकिंग आज हम कह सकते हैं कि आखिरी कुछ घंटों में बाजार में नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूजा बाजार की तमाम अपडेट्स के लिए। और जरा क्विक व्यू ले लेते हैं राहुल घोष और निमेश ठाकर से बाजार पर। सबसे पहले राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। बताएं कि किस तरह का नजरिया फिलहाल बाजार पर आपका बनता हुआ नजर आ रहा है? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी की अगर पहले बात करें तो 19,500 पे बहुत समय से हाईएस्ट कॉल राइटर्स था और एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। मैंने पिछले शोज में भी कहा है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिलेगा और एग्जैक्टली वही हुआ है। पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आज के दिन में 19,400 के जो कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हो गए
और बिकॉज ऑफ विच वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट आज ऊपर की तरफ बढ़ा, बट फिर से 19,500 पे प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे आ गया मार्केट। 19,300 और 400 के पुट्स भारी मात्रा में राइट किए गए आज, तो एक्सपेक्टेशन इस एक्सपायरी का जो परसों है 19,300 के ऊपर ही है। बैंक निफ्टी में कंप्लीटली डिफरेंट सिनारियो है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा रेंज में है, 44,000 ऑन द डाउन साइड, 45,500 ऊपर की साइड में। जब तक बैंक निफ्टी 45,200 के ऊपर एक अच्छा बुलिश कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, आई रिपीट 45,200 लेवल है जो वॉच आउट करना चाहिए, तब तक बैंक निफ्टी साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा और हर रैली में सेल किया जाएगा बैंक निफ्टी। तो 45,200 लेवल टू वॉच आउट बैंक निफ्टी में है, और निफ्टी में 19,300 के ऊपर अगर मार्केट्स रहने की बहुत ज्यादा संभावना है इस एक्सपायरी के लिए। या तो दो अहम लेवल्स, निफ्टी बैंक की बात करें तो 45,200 और निफ्टी की अगर बात करें 19,300, ये दो लेवल जो हैं जिन पर आपको निगाह रखनी है। निमेश ठाकर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। ज़रा आप बताएं कहाँ फोकस अब जो है वो आम निवेशकों को बढ़ाना चाहिए? अभी भी जो है इस रैली के बाद जो एक मुनाफा वसूली नजर आई है, हालांकि कल भी हमने देखा बाजार को केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही सहारा मिला था, जो पूरी रैली थी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। आज हालांकि ग्लोबल क्यूज भी अच्छे थे तो इसलिए बाजार में एक मोमेंटम नजर आया, लेकिन बहुत सारे काउंटर्स जो प्रेशर में नजर आए। जी जरूर सर, देखिए रिजल्ट सीजन की शुरुआत जो है वो हो रही है कल से, खास करके आईटी स्पेस से। और जैसे जैसे ही रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे ही हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखते हैं। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में ऑलरेडी हम लोगों ने एक अच्छी रैली देख चुके हैं, तो इसलिए इंडेक्स में शायद आने वाले दिनों में, शायद 1 से 1.5 महीने में एक कंसोलिडेशन का पीरियड आए और वहां पर एक रेंज के अंदर इंडेक्स का मूवमेंट आता हुआ दिखे। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से जो टाइम पीरियड है वो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने का टाइम पीरियड है, और जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वैसे ही स्टॉक्स में हम लोग अच्छी मूवमेंट जो है वो देख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको अपनानी होगी बाजार की अभी की जो स्थिति है उसे देखते हुए। चलिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ दर्शकों, ये आपका शो है, आम निवेशक ये आपका शो है, तो जरा सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। गणपत राणा है और इनका सवाल है, अडानी विल्मर के 200 शेयर इनके पास हैं, 650 के भाव पे इन्होंने लिया है, क्या करना चाहिए, पूछ रहे हैं आगे आने वाले वक्त में। जाहिर सी बात है कि फिलहाल अडानी स्टॉक्स को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। राहुल, आप बताएं क्या होगी इनको राय? तो 650 का भाव बहुत ही हाई भाव में लिया है। हालांकि अडानी विल्मर में पास में बहुत ही एक अच्छा डिमांड जोन है 390 के आसपास, बट उनका भाव आते आते बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं है इस स्टॉक में ऊपर की तरफ। ऑन द कॉन्ट्ररी लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहे हैं, 20 डे ईएमआई के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। अभी जून में ट्राई किया था, 15 जून को एक कैंडल क्लोज हुआ था 20 डे ईएमआई के ऊपर, और फिर से अगले ही दिन 20 डे ईएमआई के नीचे आ गया है। तो मेरा सलाह होगा कि ये 390 का जो लेवल है, अगर ये 390 का लेवल से आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है तो बने रह सकते हैं। बट अगर मोमेंटम नहीं दिख रहा है आपको नेक्स्ट एक महीने या 1.5 महीने में, तो इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएं, और दूसरे बहुत अच्छे काउंटर्स है जैसे एसीसी और सीमेंस जो अच्छे लेवल पे आ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरी सलाह होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी इन्हीं का है और इनका सवाल है आवास फाइनेंशियल्स के, एक बार फिर मैं नाम ले लूं, आवास फाइनेंशियल्स के 100 शेयर इनके पास है, 1500 के भाव पे इन्होंने लिया है, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। राहुल, इस पे भी जरा अपनी राय दें। आवास फाइनेंशियल एक्चुअली अभी एक अपमूव स्टार्ट किया है बहुत टाइम के बाद, इतने साल तक डाउन मूव में था, और ऑलमोस्ट फ्रॉम जनवरी 2022 से एकदम हेवी डाउन ट्रेंड में है, और अभी थोड़ा अपमूव स्टार्ट किया है। बट फिर भी यही चीज मैं कहूंगा लास्ट अडानी विल्मर की जैसे, कि कोई मोमेंटम नहीं है स्टॉक में ऊपर की तरफ। मैं कहूंगा कि 1580 लेवल के लिए वेट करें, क्योंकि ऑलरेडी इतना वेट कर चुके हैं। 1580 के ऊपर वेट करना चाहिए। अगर 1580 के ऊपर देखते हैं क्लोज होता है तो अच्छा मोमेंटम बन सकता है ऊपर की तरफ। अगर 1580 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तो स्टॉक विल कंटिन्यू टू लैंग्वेज साइडवेज में ही रहेगा, और उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे काउंटर्स में निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई, और सवालों का सिलसिला हम एक बार फिर से बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच टीसीएस के नतीजे कल आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, हमारी सहयोगी अनीशा इसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रही हैं।
जी, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, सारी रिपोर्ट्स ये उम्मीद कर रही है कि थोड़े वीक रिजल्ट्स आएंगे। इनफैक्ट रेंज काफ़ी वाइड है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो निर्मल बैंक फॉर इंस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1% ग्रोथ आएगा, और वहीं पर मॉर्गन स्टैनली बात कर रहा है कैसे -1.5% भी हो सकता है, तो एक डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। बट कंसेंसस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी 0.2 से 0.4% के बीच में बढ़ेगा ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, ये मान के चल रहे हैं। रुपी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 59,500 करोड़ के पास आना चाहिए, एंड डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 0.5% रहेगा। मार्जिन कंपनी का 100 से 150 बेसिस पॉइंट नीचे जाएगा, बट ये सीजनल है क्योंकि Q1 में TCS के लिए यूजुअली वेज हाइक का इम्पैक्ट आता है, जो सैलरी इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, इसके चलते 100 से 150 बेसिस पॉइंट तक का डिक्लाइन आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हम ऑलमोस्ट 10,900 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल्स की बात करें तो डील बुकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। आपको याद हो तो BSNL की एक बड़ी डील उन्होंने साइन की थी। यूके में एक NEST करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर लिया था, तो डील बुकिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट आगे चल के पाइपलाइन और डिमांड के बारे में क्या कमेंट है, और ये भी याद रखिए कि पहली बार जो नए CEO हैं कृति, वो बात करेंगे एंड वो अपना स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे अजय भी बोल रहे थे, जो फोकस रहेगा वो कमेंट्री पे रहेगा, ना कि एक्चुअल नंबर्स। बायबैक की भी बात चल रही थी, जेफरीज एक्सपेक्ट कर रहा था बायबैक अनाउंसमेंट आएगा, पर उसकी उम्मीद अब थोड़ी कम हो गई है TCS के लिए। तो TCS के नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान बता रही थी अनीशा। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से जो सवालों का सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। ब्रजेश कुमार हैं रांची झारखंड से, और इनका सवाल है पीरामल एंटरप्राइजेज के 75 शेयर इनके पास हैं, 706 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें? फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे में ये नजर आ रहे हैं जी। जाहिर सी बात है कि इस पर एक व्यू जो है वो हमें लेना चाहिए। निमेश बताएं, आपका नजरिया क्या कहता है, क्या होगी इनको एडवाइस? सॉरी, मुझे स्टॉक का नाम समझ में नहीं आया, कैन यू रिपीट? चलिए राहुल, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हाँ जी जी। जो पीरामल एंटरप्राइजेज है, इस पे सवाल है हमारे अगले जो दर्शक हैं उनका। इन्होंने 75 शेयर लिए हैं 706 के भाव पे, होल्ड करें या फिर सेल करें, पूछ रहे हैं। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए मेरे राय में। पहले तो अच्छे भाव में लिया है इन्होंने। आपने बोला भाव 706 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो अच्छा भाव में लिया हुआ है। और अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले पिरामिड एंटरप्राइजेस के एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट सस्टेन, सेल ऑफ नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हो रहा नजर आ रहा है। आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट ये ब्रेकआउट के बाद वाला कंसोलिडेशन है जो नॉर्मल माना जा सकता है, तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और अगर मीडियम टर्म में टारगेट्स की मैं अगर बात करूं तो पहला टारगेट 990 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 990 पे फिर से दर्शक फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या नजरिया है, और फिर से हम दोहरा सकते हैं कि तब क्या लग रहा है। लेवल्स की बात राहुल कर रहे हैं, वहां पर एक बार फिर आपको व्यू लेना होगा उन लेवल्स तक, फिलहाल बेहतर संकेत मिलते हुए। चलिए, और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या होने वाले हैं, वामाक्षी ये बताने के लिए जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी डोमेस्टिक फ्रंट पर भारत से आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और CPI डेटा पर। इसी के साथ US बाजार में भी CPI डेटा एक्सपेक्टेड है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रिगर्स है जो हमें ज़रूर ट्रैक करने होंगे। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। इंपॉर्टेंट टू नोट, कल HDFC शेयर्स बोर्सेज यानी एक्सचेंजेस पर ट्रेड करने का आखिरी दिन होगा। इसके अलावा स्पाइस जेट भी फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है कैपिटल रेजिंग को लेकर। IPO एक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में रहेगा क्योंकि कल ये जो कंपनी है उसका IPO खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। अर्निंग्स के लिहाज से निफ्टी कंपनीज में से TCS और HCL टेक को आपके रेडार पर ज़रूर रखना। और अगर हम देखें तो आनंद राठी भी एक दूसरी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है ये, और यहाँ पर ये कंपनी भी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, तो उस पर भी हमें ज़रूर फोकस करना होगा। और आखिर में अगर हम देखें तो AGM के लिहाज से विप्रो, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स और दीपक स्पिनर्स, ये स्टॉक्स भी आपके रेडार पर होने चाहिए। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वामाक्षी आपका इस अहम जानकारी के लिए। सवालों की ओर एक बार फिर से लौटते हैं। SK सिन्हा है रांची से, और इनका सवाल है ट्रेंट के 50 शेयर इन्होंने लिए हैं। एक बार फिर नाम दोहरा दूं, ट्रेंट के इनके पास 50 शेयर हैं, 210 के लेवल पर SK सिन्हा साहब ने इन्हें लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। निमेश बताएं क्या करना चाहिए?
देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और स्टॉक ने ऑलरेडी मल्टीपल रिटर्न उसको दे दिया है। व्यू मेरा पॉजिटिव ही है और उसको व्यू दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी देखिए स्टॉक का परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा है। पिछले क्वार्टर के अंदर देखिए तो अराउंड 167 का एक प्रॉफिट किया था और जो रेवेन्यू थी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी देखिए तो 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग इंडिया के अंदर एक इकोनॉमी में एक पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं वैसे वैसे ही स्टॉक के अंदर भी मुझे लग रहा है कि एक सीधा परफॉर्मेंस स्टॉक के साथ भी दिख रहा है। पिछले दिनों में भी हमने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखा था। तो व्यू मेरा बुलिश है, मैं उसको होल्ड करने की सलाह देता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो होल्ड कर सकता है। आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले हमारे दर्शक हैं शशिकांत शाह भुज से और इनका सवाल है न्यूलैंड लैब के 30 शेयर इनके पास हैं, 2500 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और इस वक्त जबरदस्त घाटे में चल रहे हैं। क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। निमेश बताएं। ये कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? जी, न्यूलैंड लैब। सॉरी मैं ये कंपनी ट्रैक नहीं करता तो ठीक है। राहुल, आप इस पे राय देंगे न्यूलैंड लैब में? तो न्यूलैंड लैब की अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे ना, वीकली चार्ट में से एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट जो 2 महीने पहले हुआ है। तो चार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट पे भी एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है और ये अभी बॉटम एंड ऑफ द चैनल में है। तो चार्ट का स्ट्रक्चर गुड है। 2500 पे अगर मैंने सही सुना उनका एंट्री है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। जो पिछला हाई है 3197 वो पार करना चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है चार्ट पे जो उनको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो मेरा सलाह होल्ड करने का रहेगा। होल्ड करने की आपको सलाह। सवालों को यहां पर थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। एक खबर है भारतीय नौसेना की ताकत से जुड़ी हुई, क्योंकि ये ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे में 90,000 करोड़ की डील जो कि डिफेंस और खासतौर पे नौसेना से जुड़ी है उस पर मुहर लगेगी। इसमें 26 राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदी जाएंगी। खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, जरा बताएं, दौरे से पहले आज हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक्स में भी तेजी नजर आई। जरा ब्यौरा दें, आखिर किस तरह की डील्स हैं, कौन कौन से रक्षा सौदों की उम्मीद है? प्रधानमंत्री मोदी का आगामी फ्रांस का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि संभावना है कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान एक बड़ी डिफेंस डील का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो डिफेंस डील जिसका क्वांटम जो डील 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है, इसका अनाउंसमेंट पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान किया जा सकता है। तो ये जो 90,000 करोड़ से ज्यादा की जो डील है, इसमें शामिल होंगे 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट और साथ ही साथ 3 सबमरीन भी शामिल होंगे। तो एक बड़ा डिफेंस डील यहाँ पे अनाउंसमेंट जिसकी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो जो 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट है, इसमें 22 सिंगल स्वेटर एयरक्राफ्ट होंगे, जबकि 4 डबल स्वेटर ट्रेनर वर्जन शामिल हैं। जहां तक रही बात 3 सबमरीन की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको शामिल किया जा रहा है और इसका अनाउंसमेंट इस डील के दौरान किया जा सकता है। प्रोजेक्ट 75 दरअसल इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन लेने की जो बात है, जो योजना है, उसके तहत आगे बढ़ना है और उसी के तहत ये स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने की योजना सरकार बना रही है और इस पर डील इस फ्रांस दौरा के दौरान की जा सकती है और उसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। यही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पूरा ये जो डिफेंस डील है, इसको अब डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा और उससे पारित होने के बाद इसकी घोषणा जल्द की जा सकती है। तो डिफेंस के नजरिए से, डिफेंस सेक्टर के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये असीम संभावनाएं खोलती है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कि वो इस अपॉर्चुनिटी में आगे आए और वो इसका भागीदार बन सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर इस अहम जानकारी के लिए। और इसी वजह से आज हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक में भी बहुत सारी तेजी नजर आई। हालांकि मझगांव को भी जो सब स्कॉर्पियन और बाकी सबमरीन की डील्स हैं उसको लेकर बहुत सारा जो है वो एक्शन हमें नजर आया। चलिए, अब हमारे शो में वक्त हो गया है वीआईपी शेयर को जानने का। तो चलिए निमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आज आपकी चॉइस क्या है? चॉइस जो है वो ऑटो सेक्टर से जुड़ी है और ये ऑटो सेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि एक लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
सभी ऑटो कंपनियां अच्छी कर रही है एक्सेप्ट वन कंपनी, जिसके अंदर हमने बहुत इसकी चर्चा में रहे थे, बहुत न्यूज में रहा था, आइसर मोटर। आइसर मोटर की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा करेक्शन स्टॉक के अंदर हमने देख लिया है। जबकि फिलहाल अगर देखें तो प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में कभी भी कंपनी अभी भी मार्केट लीडर है और मार्केट शेयर उसका है वो मोर देन 80% का है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से न्यूज फ्लो आया है और जिस तरह से न्यू लॉन्चेस हुई है, खास करके हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो की तरफ से, डेफिनेटली ये सेगमेंट की अगर बात करें तो एक नेसेंट स्टेज पे है। और आने वाले दिनों में जब भी कंपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका जो विजन रहता है वो एक लॉन्ग टर्म अच्छा विजन रहता है, तभी कंपनी नई प्रोडक्ट जो है बाजार में लॉन्च करती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आया है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं ये लेवल पे। तो इसलिए आइसर मोटर को मैं करंट लेवल से 1 से 3 महीने के व्यू लिहाज से बाय करने का रेकमेंड देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए अभी मानसून देखे तो नॉर्मल मानसून चल रहा है, अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है और रूरल डिमांड आने की उम्मीद है, प्लस फेस्टिव सीजन जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आइसर मोटर के साथ हम लोग एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। इसलिए आइसर मोटर करंट लेवल से बाइक का रिकमेंडेशन है 1 से 3 महीने के लिहाज से खरीदना है और 3,500 से लेके 3,750 का टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में देख सकता है। तो आइसर मोटर को मैं बाय करना। ठीक है राहुल, थोड़ा समय कम है, हम चाहेंगे जरा क्विक अपनी जो पिक है वो आप दें। 2 स्टॉक्स है, दोनों लॉन्ग साइड की तरफ है। एक है BHEL, करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 89.5, टारगेट 97। थोड़ा 1-2 महीने का नजरिया रखिए इसके लिए। थोड़ा शॉर्टर टर्म नजरिया के हैसियत से सीमेंस बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, स्टॉप लॉस होगा 3640 और टारगेट होगा 3875। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल और निमेश आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और खास राय देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।